नमस्कार दोस्तों, दरअसल हम बात करना चाहते हैं विश्व हिंदी दिवस की। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2006 से प्रधानमंत्री जो थे तत्कालीन मनमोहन सिंह ने की। क्योंकि हमारे देश में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ, तो उसको ध्यान में रखकर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि चूंकि इस तारीख को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो हम क्यों ना इस तारीख से वर्ल्ड हिंदी डे मनाएं। दरअसल अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो विश्व की सबसे ज़्यादा चौथी बोली जाने वाली ये भाषा है। हिंदी भाषा में जो एक प्रकार से हमको स्वदेश की महक आती, क्योंकि बहुत सारी बोलियों से हमारी बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनसे मिलकर ये बनी हुई है, और इसलिए हम जब इसमें बात करते हैं तो हमको एक अपने राष्ट्रीयता का बोध होता है। ऐसा लगता है कि हम अपनी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न मिला, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना प्रथम वक्तव्य हिंदी भाषा में दिया था। हिंदी भाषा को आज जो सम्मान मिल रहा है उसके पीछे एक गहरा इतिहास है जो इंडो आर्यन शाखा या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। यह देश के करोड़ों लोगों की मातृभाषा है, लेकिन फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं कह पाते कि वे इस भाषा के बारे में सब कुछ जानते हैं। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस की जगह जो हम हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें कि 1950 में हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। 1954 में भारत सरकार ने हिंदी व्याकरण को तैयार करने के लिए समिति का गठन किया। संविधान सभा ने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को चुना। इसी वजह से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में, जिसको हम हिंदी पट्टी बोलते हैं, वो बोली जाती है। अमेरिका में करीब 6.5 लाख, मॉरिशस में 6.25 लाख, दक्षिण अफ्रीका में करीब 9 लाख, नेपाल में करीब 8 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है जिसका उपयोग वेब एड्रेस बनाने में किया जा सकता है। हिंदी शब्द पर्शियन के हिंद शब्द से बना है। इसका मतलब है सिंधु नदी के क्षेत्र से है। 1981 में बिहार ने उर्दू भाषा की जगह हिंदी भाषा को कार्यालय में जगह दी। इसी के साथ बिहार हिंदी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इंटरनेट पर करीब 94% लोग जो हैं हिंदी की मांग। 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। इसमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। इतना ही नहीं, विदेश में 25 से ज़्यादा पत्र पत्रिका रोज हिंदी में निकलती है। अंग्रेजी के कुछ शब्द हिंदी में से लिए गए हैं, जैसे गुरु, कर्मा, योगा, बंगला, चीता, लूट, ठग, अवतार, ये सब अंग्रेजी में प्रचलित हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम जब भाषा की बात करते हैं और हिंदी की बात करते हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हिंदी कहाँ ठहरती है। तो हम थोड़ा इसकी पड़ताल करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है हिंदी भाषा जो है वो बाजार की भाषा बनती जा रही है, वो चुनाव की भाषा बनती जा रही है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर एक बड़ी आबादी वो हिंदी भाषियों की है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि चाहे कितने ही वेब पोर्टल हों, वेब सीरीज हों, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे आधुनिक तकनीक की जितनी चीज़ें हों, जिस तरह चाइना अपनी चीज़ों को प्रमोट करता है, और पर वो जब हिंदुस्तान में आता है तो उसको हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। सारी मल्टीनेशनल कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं। जब हम हिंदी के वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो हमको थोड़ा इसके इतिहास में जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन करते हुए उन्होंने इसे आदिकाल जिसे वीर गाथा काल नाम दिया गया है, उन्होंने इसे कहा कि 1050 से 1375 तक इसको उन्होंने माना है। इसके पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल भी कहा जाता है, इसे 1375 से 1700 तक का, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है 1700 से 1900 तक, और उसके बाद आधुनिक काल जिसे गद्यकाल भी कहा जाता है 1900 से 1984 तक। यदि हम देखते हैं और अभी भी अगर हम आज भी बात करते हैं तो हमको लगता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय कहते हैं कि उन्होंने 1986 को यह स्वीकार किया था कि 5-6 साल पहले
छात्रों के उपयोग के लिए जो मैंने संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचनाओं के भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा मैंने तैयार किया था। विभिन्न बोलियों भाषाओं के साथ चलते हुए हिंदी ने अपनी करीब 1000 साल की यात्रा में काफ़ी संघर्ष किया है। 14 सितंबर जैसा मैंने कहा कि 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। ये अलग बात है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर साल हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, पर धड़ल्ले से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं और उसमें बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें भी अंग्रेजी पढ़ाई जाए। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इसको समझा और आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल उन्होंने प्रारंभ किए। उसे हिंदी के भी किए, कुछ संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, पर लोगों को लगता है कि रोजगार की भाषा, बाजार की भाषा जो है वो अंग्रेजी है। इसलिए हम देश में को देखते हैं कि दो भागों में हमारा देश बंटता नजर आता है, भारत और इंडिया। ये दो तरह से हम देखते हैं कि जब हम कोई सूट बूट पहन के अंग्रेजीदा आदमी हमारे बीच आता है तो हम उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पर अभी के समय में अब चूंकि ये बाजार की भाषा बन गई है तो अब ये मजबूरी भी है कि चूंकि ये पैसा दिलाती है, प्रोडक्ट बेचने के काम आती है, तो कहीं ना कहीं इसको अब हमारे देश के जो सत्ताधारी सरकार है उसने इसको राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जोड़ा है और राष्ट्रभाषा के प्रति वो थोड़ी अपनी चिंता भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आसानी से हिंदी बोल सकते हैं, गुजराती बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में थोड़ी तकलीफ है। बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जो अपनी बात अपनी मातृभाषा में बेहतर ढंग से कहते हैं। तो हिंदी को जो है अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, तो इसमें ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, क क्षेत्र, इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार इन प्रदेशों से संबंधित सारा काम सिर्फ हिंदी में करना होगा, पर 1% मूल काम अनुवाद नहीं हिंदी में नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य तो अपनी सारा कामकाज ही अंग्रेजी में करते हैं, जबकि यहाँ हिंदी का ना तो कोई विरोध है ना ही हिंदी जानने वालों की कमी। सबसे अजीब स्थिति हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की है, जो राज्य सिर्फ भाषाई आधार पर पंजाब से अलग हुए थे। आज जहाँ पंजाब का सारा कामकाज पंजाबी में किया जाता है, वहीं अलग हुए प्रदेश में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। जो ख क्षेत्र है उसमें महाराष्ट्र आते हैं, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब जैसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी का कोई विरोध नहीं है। संविधान के अनुसार इन प्रदेशों में भी सारा कामकाज हिंदी में ही करना होगा, पर मूल पत्रों के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी राज्य विशेष की मांग पर उपलब्ध कराया जाएगा, पर स्थिति कमोबेश क क्षेत्र जैसी है। तो हम ये देख रहे हैं कि भला ही संविधान में कोई भी प्रावधान किया गया हो, पर हिंदी के बारे में जो सोच होनी चाहिए वो सोच हमारे यहाँ नहीं है। ये तो शुक्र है, मैंने जैसे कहा कि ये मामला बाजार तक है, इसीलिए हिंदी जारी। वैसे हमारा देश बहुभाषी है, किंतु संविधान में जो 29 भाषाओं की स्वीकृति की है उसमें अनजाने में ही सही अपनी बोलियों के साथ हमने अन्याय किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले बार एक सर्वे किया था, उसके अनुसार हमारे देश की 780 से अधिक बोलियां थी, लेकिन 2014 तक 250 बोलियां मर गई और वो तेजी से मर रही हैं। तो हिंदी को समृद्ध करने वाली बोलियां जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही, इसकी भी चिंता हमको करना होगा। यदि हम केवल भाषा के आधार पर हिंदी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बोलियां भी नष्ट हो रही, जिससे हिंदी समृद्ध हुई थी। अभी हमारे यहाँ जो अंग्रेजियत की मानसिकता है उसके चलते हमारी जो स्थानीय बोलियां हैं, हिंदी है और अन्य भाषाएं, वो पीछे जा रही हैं। और हमको लगता है कि और दूसरे राज्यों में जहाँ हिंदी का विरोध होता है तो कई बार हम देखते हैं कि जो राष्ट्रभाषा बनने का विरोध किया जाता है उसके पीछे एक क्षेत्रीय अस्मिता जो है वो जगाने की कोशिश होती है। तो उन राज्यों में जहाँ इस तरह का विरोध हुआ पहले, अब तो उस तरह से धीरे धीरे सिनेमा ने, टीवी ने और बहुत सारे जो अन्य माध्यम है उसने इसको ख़त्म किया है। ये बात सही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो टीवी सीरियल हों, टीवी चैनल हों, पोर्टल हों, इन सब ने एक भाषा के जरिए नए ग्राहक, नए बाजार बढ़ाने में, लोगों की जो क्रय शक्ति है उसको किस तरह से उसका दोहन किया जाए, इस दिशा में काम किया है।
तो आज चूंकि भारत एक बड़ी जनसंख्या का देश है और इसके लोग पूरी दुनिया में फैले हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदी सिनेमा का जो एक्टर है और बाकी लोग हैं वो अलग अलग देशों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ एनआरआई बहुत हैं, तो उनको वहाँ से भी रोजगार मिलता है और वो हिंदी गाने, हिंदी फिल्मों के डायलॉग, ये सारी बातें जो हैं वो करते हैं। तो अभी पूरी दुनिया में जो भारत के लोग हैं वो रोजगार की तलाश में, जिसको हम गिरमिटिया बोलते हैं, वो गिरमिटिया जो हैं वो रोजगार की तलाश में गए, वहाँ सेटल हो गए। तो आज हम देखते हैं कि कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, बहुत सारे देश हैं। रूस में बहुत सारे लोग, चूँकि वहाँ राज कपूर से लोग प्रभावित थे, नेहरू से प्रभावित थे, तो बहुत सारे हिंदी गाने वो वहाँ पे सुने जाते हैं। तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि अभी हमारी साउथ की फिल्में जो बहुत हिट हो रही हैं वो तत्काल हिंदी में डब होती हैं, क्योंकि हिंदी का बाजार बड़ा है। तो हम अगर आज विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि धीरे धीरे एक ग्लोबल विलेज जो तैयार हुआ है, ये जो पूरा विश्व एक बाजार में है, तो हम जब लोकल की बात करते हैं तो ग्लोबल की बात करते हैं। तो हमको लग रहा है कि अगर हमने अपनी भाषा की तरफ ध्यान दिया, और ख़ास करके भाषा के साथ साथ बोलियों की तरफ, और जिन्होंने हमारी भाषा में बेहतर काम किया है, हम उनके बारे में भी बात करें, क्योंकि केवल भाषा के स्तर पर सब कुछ नहीं हो सकता। उसका साहित्य कैसे सृजित किया जाए, उसके गीत संगीत, उसकी लोक धुनें कैसे बचाई जाए, उसके मुहावरे कैसे बचाए जाएं, उसके जो उसका सौंदर्य है उसको कैसे बचाया जाए, इस पर हमको मुझे लगता है कि हमको सोचने की ज़रूरत है। लगातार अंग्रेजी स्कूल की डिमांड है, जो माता पिता बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते वो भी मजबूरीवश या देखा देखी अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अब हमारे देश में अंग्रेजी को लेकर उतना ना तो गुस्सा है, ना उतना कोई भेदभाव है। उनको लगता है कि पहले लोग कहते थे कि हिंदी की चिंधी, उर्दू का नगाड़ा, और अंग्रेजी ने हिंदुस्तान को बिगाड़ा, पर अब ये यहाँ की एक प्रकार से स्वीकार्य भाषा है और ये एक एलिट क्लास की भाषा से अब मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की भाषा हो रही है। और अब जो बच्चे आ रहे हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं, उनको हिंदी में कुछ बोलो तो वो उसको पूछते हैं कि अंग्रेजी में आप बोलकर बताओ। तो ये हमारे समय की एक सच्चाई है। पर कोई भी निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, ये कहने वाले जो लोग हैं, अब वो ये बात उस तरह से ताकत से नहीं कह पा रहे हैं। पर हम जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में, तो हम अपनी मूल भाषा में ही उसको सोचते हैं। बाद में चाहे हम उसको अनुवाद कर लें, तो भाषा कोई भी हो हम उसका विरोध नहीं करते। पर जब आज हम हिंदी की बात करने तैयार हैं, हम जिसको विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आज हिंदी कहाँ खड़ी है, हिंदी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या उसके जानने वाले सभी जगह काबिज हैं, या पूरे राजकाज में जो कहते हैं कि अंग्रेज चले गए और औलाद छोड़ गए, तो क्या पूरे राजकाज में ये हो रहा है कि वो सारी अंग्रेजियत छाई हुई है और हिंदी कहीं हाशिए पे गई है। तो हिंदी, मुझे लगता है कि हिंदी बाजार के कारण से ही, मनोरंजन के कारण से ही और बहुत सारी तकनीक के कारण से ही आज एक आम आदमी तक और पावर से पहुंची है। अनुवाद के बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं जिसमें लोग तुरंत जाके गूगल में और अलग अलग जो टूल्स हैं उसमें जाके अनुवाद कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो हमको लगता है कि चूँकि हम एक बड़ा बाज़ार भी हैं, एक बड़ी आबादी भी हैं और हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो हिंदी अपने साथ विदेशों तक गई है। वो अपने यहाँ की संस्कृति भी लोग ले गए हैं, यहाँ के संस्कार भी ले गए हैं, और आदमी अपने साथ अपनी भाषा भी ले जाता है। तो ठीक है कि नए बच्चे, उनके लिए अंग्रेजी बहुत ही सहज हो गई है क्योंकि अलग अलग जगह वो पढ़ के आ रहे हैं। पर जब भी वो बात करें तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात करें, अपने बच्चों से स्थानीयता को समझाएं। अगर मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो मुझे छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं यहाँ से तादाद मनाऊँगा। यदि मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मुझे मराठी का ज्ञान होना चाहिए, बंगाल में हूँ तो बंगाली का होना चाहिए, कन्नड़ में हूँ तो कन्नड़ का होना चाहिए। तो अलग अलग तरह से भाषाएं जो हैं हमें सिखाती हैं और समृद्ध भी करती हैं। तो हम आज विश्व हिंदी जो दिवस मनाया जा रहा है, हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये पूरे विश्व की भाषा बने, सबसे समृद्ध भाषा बने, और इसका जो साहित्य है, इसके जो सौंदर्य है, वो सभी जगह तक पहुँचे। नमस्कार।